हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पिछली बार में हमने पढ़ा कि सिंथेसिस क्या होता है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल अथवा कॉम्प्लेक्स अथवा कंपाउंड सेंटेंस बनाने को सिंथेसिस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस आपने पढ़ा क्या होता है कि भाई सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। वर्ब आपको बताए थे नॉन फाइनाइट और फाइनाइट, दो प्रकार के वर्ब होते हैं। नॉन फाइनाइट में आपको पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरेंड बताया था। सिंपल सेंटेंस में एक, दो या दो से अधिक नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक होता है। एक ही सब्जेक्ट होता है सिंपल सेंटेंस में, एक ही वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट पार्ट होता है, एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। विभिन्न नियमों के द्वारा हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाया। जैसे पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, नाउन या जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, एडवर्ब का प्रयोग करके, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, इन नियमों के द्वारा हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। इसी प्रकार आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो इससे पहले कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, हमारे लिए ये आवश्यक होगा कि हम ये समझें कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित उपवाक्य, आप मिश्रित वाक्य हिंदी में आप कह सकते हैं। बहुत आसान बात आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लोज होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लोज होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ये क्लोज क्या होती है? ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें दो शब्द है, कॉम्प्लेक्स और सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित, मिला हुआ। सेंटेंस मतलब वाक्य। अगर आपसे एक आ जाए वाक्य क्या होता है, तो वाक्य हमने पहले पढ़ा, सीखा कि वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका पूरा भाव हो, जिसका पूरा अर्थ समझ में आता है। शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं। यानी क्या है? वाक्य शब्दों का समूह है। कैसा समूह? जिसका पूरा भाव, पूरा अर्थ समझ में आता हो। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। माँ ने सुनाई मुझे एक कहानी। माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। ये शब्दों का समूह है और इसका भाव प्रकट हो रहा है, भाव पूरा समझ में आ रहा है कि माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। शब्दों के इस समूह का चूंकि पूरा भाव, पूरा अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसलिए ये एक सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स नहीं, ये एक सेंटेंस है, वाक्य है।
अगर हम सिर्फ इतना लिख दें, मदर टोल्ड मी, माँ ने मुझे बताया। मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, माँ ने सुनाई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेल मैंने सुनाना या कहना, माँ ने सुनाई मुझे एक कहानी। किसने सुनाई? माँ ने, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। किसको सुनाई? मुझको, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या सुनाई? एक कहानी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो माँ, मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। इसका चूंकि पूरा भाव समझ में आता है, ये एक सेंटेंस है। मदर टोल्ड मी, माँ ने मुझे बताया, इसका भाव अधूरा है। मदर टोल्ड मी, माँ ने मुझे बताया, तो पूरी होगी बात तो अधूरे। क्या बताया ये तो बताना पड़ेगा, जब ही तो अर्थ पूरा होगा। मदर टोल्ड मी, माँ ने मुझे बताया, इसका भाव अधूरा है, इसकी सेंस अधूरी है, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। इसमें ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मदर टोल्ड मी, माँ ने मुझे बताया। वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट होता है, बाद का प्रेडिकेट होता है। तो इसका जो प्रेडिकेट है वो इनकम्प्लीट है, ये भाव को पूरा नहीं करता है, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। जब सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, और इसमें तो ऑब्जेक्ट भी है, फिर भी भाव अधूरा है, तो तब वाक्य के इस भाग को, जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन अर्थ अधूरा है, ऐसे वाक्य के भाग को हम क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज। क्लोज मतलब उपवाक्य। उप कहें पास, पास का, एक तरह से छोटा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, यानी वो उसके पास का है, उतना नहीं है, बराबर नहीं है, वो उससे छोटा है कुछ। उप, ये वाक्य नहीं है बल्कि उपवाक्य है। इसे वाक्य बनने के लिए कुछ और आवश्यकता है। ये देखिए, ये सेंटेंस है, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। इसका पूरा भाव समझ में आता है, आसमान नीला है, पूरा भाव समझ में आ रहा है, पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। द स्काई इज ब्लू, सेंस इज कंप्लीट, देयरफॉर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ए सेंटेंस। क्योंकि इसका भाव, इसका अर्थ पूरा समझ में आ रहा है, इसलिए शब्दों का ये समूह एक सेंटेंस है। लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पे दैट और लिख दें, दैट, अब ये हो गया दैट द स्काई इज ब्लू, कि आसमान नीला है। आसमान नीला होता है, कि आसमान नीला होता है, कि आसमान नीला है। तो दैट लगने से कि आसमान नीला है, ये की लगने से दैट का मतलब यहां पे कि दैट द स्काई इज ब्लू, कि आसमान नीला है। तो की लगने से जो सेंस पूरी नहीं रही है, वो अधूरी होगी सेंस, इसलिए भी एक सेंटेंस नहीं रहा। दैट लगने से वाक्य नहीं रहा, ये उपवाक्य हो गया, क्लोज होगी, सेंटेंस नहीं रहा, क्योंकि इसका अर्थ पूरा नहीं है। ये क्या होगी? क्लोज। दैट द स्काई इज ब्लू, ये क्लोज होगी, एक क्लोजिया थी। मदर टोल्ड मी, सपोज हमने इन्हें दोनों को जोड़ दिया, दोनों क्लोज को,
और ये हो गया मदर टोल्ड मी दैट द स्काई इज ब्लू। माँ ने मुझे बताया कि आसमान नीला है। माँ ने मुझे बताया कि आसमान नीला है। तो अर्थ पूरा समझ में आ रहा है इसका। तो ये दो क्लोज को जोड़ के एक सेंटेंस बन गया। इसका ये सब्जेक्ट है मदर, इसका वर्ब है टोल्ड। इसका सब्जेक्ट है द स्काई, इसका वर्ब है इज। तो ये उपवाक्य ऐसा जिसमें सब्जेक्ट है वर्ब है, ये भी उपवाक्य ऐसा जिसमें सब्जेक्ट है वर्ब है, लेकिन इसकी सेंस इनकम्प्लीट है, इसलिए ये भी उपवाक्य है। इसकी भी सेंस इनकम्प्लीट है, ये भी उपवाक्य है। जब इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ते हैं तो सेंस कंप्लीट हो जाती है और ये एक सेंटेंस बन जाता है पूरा। द मदर टोल्ड मी दैट द स्काई इज ब्लू। माँ ने मुझे बताया कि आसमान नीला है। तो अब ये एक ऐसा सेंटेंस हो गया जिसमें दो क्लोज हुई। माँ ने मुझे बताया, क्या बताया भाई, कि आसमान नीला है। कि आसमान नीला है। ये कि आसमान नीला है वाक्य का जो ये भाग है, ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इस क्लोज पर आश्रित है। ये क्लोज अपनी सेंस को, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इस पे आश्रित है, निर्भर है। ये क्लोज इस क्लोज के सबऑर्डिनेट है, अधीन है। इसलिए ये जो क्लोज है, इस क्लोज का नाम सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज मतलब जो क्लोज, जो उपवाक्य अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे उपवाक्य पर, दूसरी क्लोज पर आश्रित है, निर्भर है, उस क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज या हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और जिस क्लोज पर सबऑर्डिनेट क्लोज अपने अर्थ को पूरा करने के लिए आश्रित है, उस क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज, मुख्य उपवाक्य कहते हैं। मुख्य उपवाक्य या प्रिंसिपल क्लोज अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरी क्लोज पे आश्रित नहीं होता, बल्कि वो स्वतंत्र होता है, अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है, इसलिए उसको प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। और जो दूसरा वाक्य है वो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर आश्रित होता है, इसलिए इसको हिंदी में आश्रित उपवाक्य और अंग्रेजी में सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें दो क्लोज हुई, एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लोज होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, कि भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लोज होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज हमने आपको बता दिया, क्लोज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन अर्थ पूरा नहीं होता। तो फिर से समझ लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। प्रिंसिपल क्लोज अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लोज अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर आश्रित होती है, इसलिए इसको आश्रित उपवाक्य, और हिंदी में आश्रित उपवाक्य, अंग्रेजी में सबऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है। सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ, अपने नीचे। ये अधीन है किसके? प्रिंसिपल क्लोज के, इसलिए इसका नाम सबऑर्डिनेट क्लोज है। अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए ये इस पे आश्रित है, निर्भर है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये तीन प्रकार की होती है। नंबर एक नाउन क्लोज, नंबर दो एडजेक्टिव क्लोज, नंबर तीन एडवर्ब क्लोज।
नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज क्या होती है? नाउन मतलब संज्ञा, क्लोज उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। जो क्लोज नाउन का कार्य करती है वो नाउन क्लोज, जो क्लोज एडजेक्टिव का कार्य करती है वो एडजेक्टिव क्लोज या एडजेक्टिवल क्लोज, और जो क्लोज एडवर्ब का कार्य करते हैं वो एडवर्ब क्लोज या एडवर्बियल क्लोज। 3 क्लोज होती है। तो ये नाउन क्लोज क्या होती है भाई? आइए इसको देखते हैं क्या होती है ये नाउन क्लोज। नाउन क्लोज वह क्लोज होती है जो 5 काम करती है, या यूं कहिए कि ये 5 काम करने वाले क्लोज को नाउन क्लोज कहते हैं। कौन से 5 काम? पहला काम पहला काम करती है नाउन क्लोज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट बन के जब कोई क्लोज आती है तो वो क्लोज सब्जेक्ट का कार्य करती है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट बन के आती है। कैसे? What he says, what, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनती है। ये जो शब्द हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, विच, इनमें क्या शब्द लगता है? व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, विच कौन सा, हु कौन या किसने, व्हेन कब, व्हाई क्यों। लेकिन मतलब हो जाएगा कि या जो कुछ। What he says, जो कुछ वह कहता है, is true, is वर्ब है। What he says, जो कुछ वह कहता है, he says वह कहता है, he says वह कहता है, और इससे पहले what भी लग गया, what he says। तो ये हो गया जो कुछ वह कहता है, फिर कह की बजाय जय हो जाएगा। क्या? जो कुछ, व्हाट ही सेज, जो कुछ वह कहता है। ये सब्जेक्ट है इतना, और इज ये वर्ब है। व्हाट ही सेज जो कुछ वह कहता है, इज ट्रू सत्य है। जो कुछ कहता है वह जो कुछ कहता है सत्य है। जैसे हम लिख दे इट इज ट्रू, यह सत्य है। तो ये इज तो वर्ब है और ये इट सब्जेक्ट है, वो कॉम्प्लीमेंट है इस एमआर के बाद, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट।
तो यहाँ पे इट सब्जेक्ट की जगह ये पूरी क्लोज आ रही है, ये क्लोज नाउन क्लोज है जो सब्जेक्ट के स्थान पे आ रही है, सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। वाक्य में शब्दों का क्रम क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अभी जैसे आपको बताया था, मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। तो जब किसी वाक्य में क्लोज वर्ब से पहले आती है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे आती है, तो वो क्लोज जो है नाउन क्लोज होती है और वो काय का कार्य कर रही होती है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का। तो पहला काम करती है नाउन क्लोज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और सब्जेक्ट के बजाय अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए तो फिर वो क्लोज क्या होगी? वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। पहला काम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का, दूसरा काम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का। एक एग्जाम्पल और देख लिए। दैट ही इज गिल्टी, कि वह अपराधी है, इज रॉन्ग, गलत है। तो ये वर्ब है यहाँ पे मुख्य क्रिया, और ये जो दैट ही इज रॉन्ग, कि वह अपराधी है, इज रॉन्ग, गलत है, तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, ये वर्ब है। तो वर्ब से पहले नाउन क्लोज आई है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो वर्ब से पहले जब भी कोई क्लोज होगी तो वो सब्जेक्ट का कार्य करती है, तो वो नाउन क्लोज है, और उसको नाउन क्लोज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहा जाएगा। यानी वर्ब से पहले जो क्लोज होगी वो सब्जेक्ट का कार्य करेगी, तो वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की सब्जेक्ट। मोहन ईट्स ब्रेड, मोहन रोटी खाता है, मोहन खाता है रोटी। कौन खाता है? मोहन, तो ये सब्जेक्ट है, खाता है ये वर्ब है, क्या खाता है? रोटी, ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ये सब्जेक्ट के स्थान पे केवल एक शब्द लिखा हुआ, अगर पूरी क्लोज आ जाए तो वो क्लोज जब सब्जेक्ट का कार्य करेगी तो उसको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहा जाएगा। तो नाउन क्लोज जो है वो पहला काम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का करती है, यानी वर्ब से पहले सब्जेक्ट के स्थान पे आती है, सब्जेक्ट का कार्य करती है वो, तो वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाती है। तो पहला काम है नाउन क्लोज का सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब से पहले प्रयोग में आएगी सब्जेक्ट के स्थान पे। और जो दूसरा काम है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा, कहा, अध्यापक ने कहा, क्या कहा? मदर टोल्ड ए स्टोरी। मदर माने टोल्ड, सुनाई, क्या? एक कहानी। जो क्या के उत्तर मिला वो ऑब्जेक्ट, सुनाई ये वर्ब, किसने सुनाई? माने ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट। जो कौन या किसने के उत्तर में वो सब्जेक्ट, और जो क्या के उत्तर में वो या किसको के उत्तर में वो ऑब्जेक्ट। क्या के उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको के उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान। किसी वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, किसी में इनडायरेक्ट होता है, किसी में दोनों ही होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो मदर टोल्ड ए स्टोरी, अगर हम इसमें मी और जोड़ देते फिर वो इनडायरेक्ट भी हो जाएगा। मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, माँ ने सुनाई मुझे एक कहानी। किसको सुनाई? मुझे, ये इनडायरेक्ट। क्या सुनाई? एक कहानी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको के उत्तर में? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या के उत्तर में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा, क्या? जैसे माँ ने सुनाई क्या? एक कहानी। तो जो एक कहानी है, मदर टोल्ड ए स्टोरी, माँ ने सुनाई एक कहानी,
सुनाई, माँ ने सुनाई क्या, एक कहानी। यो क्या का उत्तर है, तो ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे केवल एक शब्द आया, लेकिन जब पूरी क्लोज आएगी, क्लोज में पता है क्या, क्लोज में तो सब्जेक्ट भी हुआ है, वर्ब भी हुआ है, बिना वर्ब की तो क्लोज नहीं बनती। अगर एक शब्द के स्थान में पूरी क्लोज हो तो फिर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, और वो क्लोज नाउन क्लोज होगी जो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही होगी। जैसे ये, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, दैट, की, दैट का मतलब यहां पे की, द अर्थ, पृथ्वी, इज राउंड, गोल है। अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। अध्यापक ने कहा, किसने कहा, अध्यापक ने, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्या कहा, तो जो क्या के उत्तर में आया वो ऑब्जेक्ट। क्या कहा कि पृथ्वी गोल है, ये सारा क्या का उत्तर है, तो ये ऑब्जेक्ट है कि पृथ्वी गोल है। दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करी। ये सब्जेक्ट, इसमें अर्थ है, इज वर्ब है, तो ये पूरी क्लोज है। ये क्लोज ऑब्जेक्ट का कार्य करती है, कर रही है। तो ये जो क्लोज है ये नाउन क्लोज है और ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो नाउन क्लोज दूसरा काम करती है, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे आती है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी वर्ब से पहले कोई क्लोज आए तो वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के बाद कोई क्लोज आए तो वो होगी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो जो नाउन क्लोज है वो दूसरा काम करती है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या, वेयर, कि कहां, कि कहां। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्ड, कि मिस्टर गुप्ता कहाँ रहते हैं। मिस्टर गुप्ता कहाँ रहते हैं, रहते हैं ये प्रेजेंट टेंस है, और मिस्टर गुप्ता लिव्ड, मिस्टर गुप्ता इसका मतलब है रहते थे, लेकिन हमने बताया रहते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, पूछा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसने पूछा, उसने, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसने पूछा, ही आस्क्ड। चूंकि ये वर्ब पास्ट टेंस में है, जब नियम यह है कि प्रिंसिपल क्लोज का वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी उसका वर्ब भी पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, बशर्ते कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, सार्वसामान्य सत्य बात ना हो, कंपैरिजन तुलना ना हो, कोई कहावत, कोई प्रोवर्ब ना हो, किसी का स्वभाव हैबिट ना बताई गई हो, और एक समय में दो घटनाएं घटित ना हो रही हो। तो तब क्या होगा, वो उसको, अगर ये प्रिंसिपल क्लोज का वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर इसको भी पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता था तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में बदल देते थे। तो इसी प्रकार ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्ड, ये मिस्टर गुप्ता कहाँ रहते हैं, ये होगा। तो उसने पूछा, क्या पूछा, कि वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्ड, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है, ये क्लोज क्या के उत्तर में उसने पूछा, क्या, वेयर मिस्टर गुप्ता लिव्ड, कि मिस्टर गुप्ता कहाँ रहते हैं। तो ये जो नाउन क्लोज है ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है, तो इसे कहा जाएगा नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आस्क्ड। ये जो नाउन क्लोज है ये वर्ब आस्क्ड की ऑब्जेक्ट है। तो दूसरा कार्य हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और जो तीसरा कार्य है, तीसरा कार्य होता है भाई कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब का कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट क्या होता है, पूरक। मतलब क्या इसका भाई,
ही ईट्स आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खाता है। वह खाता है आइसक्रीम, खाता है ये तो वर्ब है, कौन खाता है, वह ये सब्जेक्ट है, और क्या खाता है, आइसक्रीम। तो ये क्या का उत्तर है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब है ईट्स, ही ईट्स, वह खाता है क्या, आइसक्रीम। ये जो वर्ब है ये मुख्य क्रिया है, आना जाना खाना पीना लेना देना, ये मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया के बाद में जब क्या का उत्तर हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है, और अगर इज एम आर वाज वर के बाद क्या का उत्तर हो, जैसे ही इज ए फार्मर, वह एक किसान है। तो ये जो फार्मर है ये क्या है, ही इज, वह है क्या, एक किसान, ये भी तो क्या का उत्तर है। तो ये क्या का उत्तर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मुख्य क्रिया है, ये मुख्य क्रिया नहीं, ये सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज वर के बाद जब क्या का उत्तर होगा तो वो कंप्लीमेंट कहलाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, बस इतना अंतर है। ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया के बाद होता है क्या का उत्तर, और इज एम आर वाज वर के बाद क्या का उत्तर होता है, कॉम्प्लीमेंट, वो कंप्लीमेंट होता है। अब वो कंप्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो वर्ब के बाद मुख्य क्रिया के बाद क्या का उत्तर होगा तो ऑब्जेक्ट, इज एम आर वाज वर के बाद क्या का उत्तर होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इसमें तीसरा कार्य है नाउन का, नाउन क्लोज का कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी वो इज एम आर वाज वर के बाद भी आ सकती है। कैसे, दिस इज, यह है, ए चेयर, एक, दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। तो इज तो सहायक क्रिया और यह है क्या, एक कुर्सी, तो ये क्या है, एक कुर्सी, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये तो सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं। अगर मुख्य क्रिया के बाद क्या का उत्तर होता है तो ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, पूरक, ये कॉम्प्लीमेंट है। और अगर इस समय एक शब्द की जगह पूरी क्लोज लिख दें तो वो क्लोज भी कॉम्प्लीमेंट होगी। कैसे, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, यह है क्या, व्हाट, जो कुछ, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, यस्टरडे, कल, यह वही बात है जो कुछ मैंने तुम्हें कल बताई थी। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, ये वही बात है जो कल मैंने तुमको बताई थी। तो व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया था कल, टोल्ड बताया था, यस्टरडे कल, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो कुछ मैंने तुम्हें कल बताया था, वही बात है। Yeah, this is what I want, यह वही बात है जो कुछ मैं चाहता हूँ। This is what I want, यानी यही तो मैं चाहता हूँ। This is what I want, this is what I want, यही तो मैं चाहता हूँ।
तो यहाँ पे इज के बाद ये आई जो क्लोज, जो कुछ मैं चाहता हूँ, दिस इज, ये वही बात है कौन सी, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, यानी यही तो मैं चाहता हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट। दिस इज व्हाट इज ट्रू, ये वही तो है जो कुछ सच है, यानी यही तो सच है, दिस इज व्हाट इज ट्रू, दिस इज व्हाट इज फैक्ट, यही तो वो बात है जो सत्य है। तो इज एम आर वाज वर के बाद ये जो क्लोज आई, व्हाट आई वांट, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, तो ये कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, क्या है ये, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब।